नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का 25 नवंबर को शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल पर सभा व शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया जाएगा, जिसका विशेष सुरक्षा बल की टीम कार्यक्रम स्थल का दौरा करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार एसपीजी के एडीजी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी। इस दौरान टीम स्थानीय पुलिस से भी समन्वय स्थापित करेगी। वही एयरपोर्ट के शिलान्यास स्थल से सभा स्थल करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में होगा। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए प्रोटोकॉल के तहत 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे, वहीं 1 हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उतरेगा। प्रशासन तीनों हेलीपैड शिलान्यास स्थल के पास बनाने पर विचार कर रहा है। इसके बाद कार से सभा स्थल तक का रूट तैयार किया जा सकता है। बता दें कि हेलीपैड से सीधे शिलान्यास स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्र और प्रदेश के कुछ मंत्री और आला अधिकारियों को ही जाने की अनुमति होगी। वहीं बाकी लोगों को एयरपोर्ट का शिलान्यास देखने के लिए सभा स्थल पर एलईडी की बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे सभा में पहुंचे नेता और लोग सीधा प्रसारण देख सकेंगे। पद्म भूषण सम्मान ग्रहण करने के बाद अपने घर इंदौर लौटी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ताई राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी। वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहेंगी। इस बात की जानकारी खुद सुमित्रा महाजन ने दी। इसी के साथ उन अटकलों पर भी विराम लगाया जिनमें कहा जा रहा था कि अब ताई राजनीति से दूर हो जाएंगी। इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रहकर रिकॉर्ड बनाने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं दिल्ली से इंदौर लौटने के बाद बुधवार को समर्थकों ने देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर महाजन का भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, महेंद्र हाडिया, पूर्व विधायक राजेश सोनकर समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी बीच ताई ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है, राजनीतिक और सामाजिक कामों में सक्रिय रहेंगी। नेता जरूर रिटायर्ड तो हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं। वे एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी की सेवा करती रहेंगी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को प्रतिनियुक्ति आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वो इस पद पर 31 अगस्त 2024 को अपने सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक बने रहेंगे। बता दें कि झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रधान वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद एनसीबी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें एनसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वहीं 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल को मंगलवार को एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार देर रात के आदेश में प्रधान को पूर्णकालिक आधार पर एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया। एसएन प्रधान की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब एनसीबी काफी चर्चा में है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के अधिकारियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एनसीबी नेता नवाब मलिक उन्हें लेकर आए दिन ट्वीट कर उनकी जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते वानखेड़े के पिता ने मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। केंद्र की मोदी सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों के चलते करीब 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस भारत लाई गई है। 1 सदी से भी ज्यादा वक्त बाद आखिरकार कनाडा में मूर्ति भारत को सौंप दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति को 15 नवंबर को स्थापित किया जाएगा। बता दें कि इसको वाराणसी से चोरी किया गया था। मूर्ति 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई है। इस मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुष्प अर्पित करते हुए मां की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी कई तस्वीरें शेयर की हैं।
जिनमें वो मूर्ति के आगे हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ बाकी नेता भी पूजा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक गौरव को संजोने का दिन। नरेंद्र मोदी सरकार के अथक प्रयासों के तहत हमारे देवताओं को घर लाया जाना जारी है। और आज सुबह कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ दिल्ली में कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की पूजा की गई। बांग्लादेश में गुरुवार को ग्राम परिषद चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के मजबूत होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण एशियाई राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यह कहते हुए चुनाव का बहिष्कार कर रही है कि विषम राजनीतिक माहौल निष्पक्ष भागीदारी को रोक रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त KM नूरुल हुदा ने गुरुवार को मतदान से पहले चुनावी हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। बता दें कि इस महीने बांग्लादेश में चुनावी हिंसक घटनाओं में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। भारत और चीन के सैनिक के बीच बीते साल लद्दाख में हुई झड़प के बाद से भारत सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच अब तक विवाद का निपटारा नहीं हुआ है। इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से निगरानी के लिए करेगी। साल 2020 में भारत चीन गतिरोध के बाद इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को लेकर फैसला लिया गया था, जिसमें तय किया गया कि आर्मी एविएशन में मौजूद हेलीकॉप्टर और UAV को वायुसेना के निगरानी करने वाले कई उपकरणों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सीमा पर बेहतरी से निगरानी की जा सके। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो सके। बता दें कि सबसे खास बात यह है कि अभी इन ब्रिगेड को LAC और LOC दोनों पर निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है, जिसमें से एक को ईस्टर्न कमांड यानी कि अरुणाचल प्रदेश और दूसरे को वेस्टर्न कमांड यानी कि जम्मू और राजस्थान। इसके साथ तीसरी को लेह में तैनात किया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का दबाव गुरुवार की शाम उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के बीच के तट को पार करेगा और शहर में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान उप महानिदेशक S बालचंद्रन ने बताया कि चेन्नई, कांचीपुरम और विलपुरम सहित उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही शहर और इसके उपनगरों में पूरी रात तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से चेन्नई हवाई अड्डे पर गुरुवार को आगमन 1:15 तक से लेकर 6 बजे तक निलंबित रहेगा, वहीं प्रस्थान जारी रहेगा। KM सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखल में खेल प्रतियोगिताओं में लड़कियों ने दम दिखाया। आज के समय लड़कियां भी लड़कों से किसी बात पर कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां भी अपना परचम लहरा रही हैं। शिक्षा हो या चाहे खेल, लड़कियां हर जगह आगे आकर अपना नाम रोशन कर रही हैं। वहीं आज सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखल में वीरवार को ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन खेल प्रतियोगिताओं में ब्लॉक के कई स्कूलों ने भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं में एथलीट, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो और खो-खो आदि के खेल प्रतियोगिताओं को करवाया गया। इनमें लड़कों व लड़कियों ने भाग लिया। सभी खेल प्रतियोगिताओं में लड़कियां आगे रहीं। आज ब्लॉक स्तरीय जो खेलों की प्रतियोगिता KM सरस्वती स्कूल में करवाई जा रही हैं, वे बच्चों के शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत फ़ायदेमंद है। और पहली प्रतियोगिता अंडर 14 की 100 मीटर की रेस करवाई है, अंडर 17 की 100 मीटर की लड़कियों की रेस करवाई है, अंडर 19 की 100 मीटर की लड़कियों की रेस करवाई गई है। खंड स्तरीय खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हमारे खंड का ये उद्देश्य है कि खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे प्रगति पर है, वैसे ही हमारा खंड खेलों में भी उच्च स्तर पर उच्च कोटि के खिलाड़ी पैदा कर सके।
सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सारी लड़कियां बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, लड़कों से भी आगे निकल रही हैं आजकल लड़कियां। और सर हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने जाखल ब्लॉक का नाम रोशन करें। आज इस केएम स्कूल जाखल सीनियर सेकेंडरी में जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ये सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए आज ये जगह चुनी थी और इसके लिए सभी डीपी यहाँ लगे हुए हैं। और हमारी सभी की इच्छा, जितने भी साथी आए हुए हैं उनकी ये इच्छा है कि जो जाखल ब्लॉक है ना, वो कहीं खेल में पिछड़ा हुआ था, शिक्षा में भी था, लेकिन वहाँ भी प्रोग्रेस की है जाखल ब्लॉक ने। और अब उसी तर्ज पर आज हम ये चाहते हैं कि जो जाखल ब्लॉक है वो खेलों में पीछे न रहे, और लड़कों को भी और लड़कियों को भी, और लड़कियों के लिए भी पूरा जोर लगा रखा है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, इसलिए उनके लिए भी पूरी तन्मयता के साथ हम लगे हुए हैं। और वो बच्चे भी अपना जाखल का डिस्ट्रिक्ट में नाम करें और डिस्ट्रिक्ट के बाद वो स्टेट में जाएं, वहाँ भी जाखल ब्लॉक का नाम चमकाएं। गुजरात के तापी जिले में सोनगढ़ के मॉडल टोल नाके पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी बस सीधे टोल नाके में जा घुसी। हादसे में बारातियों और टोल नाके के 3 कर्मचारियों समेत 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। इन सभी को सोनगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हादसा टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बस में करीब 40 लोग सवार थे। इस दौरान सुबह करीब 11 बजे ड्राइवर का स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा और फुल स्पीड में बस टोल नाके के ब्रेकर को लांघते हुए सीधे कैबिन में जा घुसी। कैबिन में बैठी महिला कैशियर भी हादसे का शिकार हो गई। वहीं कैबिन के पास खड़ी एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी भी घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बस को कैबिन की ओर आते हुए देख कैबिन में बैठी महिला कर्मचारी उठकर भागी, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन पैर में फ्रैक्चर हो गया। कैबिन के पीछे ही 2 कर्मचारी खड़े थे जो हादसे का शिकार हो गए। हालांकि इन्हें मामूली चोट आई है। छठ के अवसर पर सूर्य की प्रतिमा कई स्थानों पर स्थापित की गई है। इस दौरान कई स्थानों पर झांकी भी दिखाई दे रही है। झांकी बेरोजगारी को दिखाती हुई है। आरा की ऐसी ही झांकी चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झांकी की फोटो शेयर की है। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी इसे डाला है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार के आरा में एक छठ पूजा ऐसी भी है क्योंकि बिहार को 16 वर्षों में नीतीश सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। बेरोजगारी का ऐसा दर्द कि अब छात्र युवा किसी पर्व त्योहार पर मुस्कुराना व खुश रहना भी भूल गए हैं। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए या शामली जिले के कैराना से लोगों का पलायन। राजनीतिक लिहाज से यह दोनों ही शहर और जिले प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर ही उभर कर सामने आए हैं। बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कैराना जाकर न सिर्फ लोगों से बात और मुलाकात की, बल्कि जो लोग पलायन करके वापस आ चुके थे उन लोगों से भी बात की। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग दिशा और दशा तय करते हैं, लेकिन इस बार शामली और मुजफ्फरनगर से राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां शामली के कैराना से प्रदेश के चुनावों की राजनीतिक बिसात बिछाकर चले आए, वहीं अब गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर से बड़ी रैली कर भाजपा और योगी का जवाब देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता बीते कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर में डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स मामला सामने आने के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। राज्य पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र की पत्नी अमृता ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भाजपा नेता देवेंद्र पर आरोप लगाए थे। इसे लेकर देवेंद्र की पत्नी ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया है। अमृता देवेंद्र ने नवाब मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है।
देवेंद्र ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मलिक और उनके परिजनों ने 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोट मामले के 2 दोषियों के साथ जमीन के सौदे किए थे। इसके बाद मलिक ने पलटवार करते हुए देवेंद्र पर आरोप लगाया था कि वह महाराष्ट्र में जाली नोट का रैकेट चलाते हैं। मलिक ने इसे लेकर देवेंद्र के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाने की बात कही थी। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।